नमस्कार साथियों, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपको बहुत ही स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में हमारी बात की थी, और वो हमारे पास है द के यूजेस, जो बहुत ही सिंपल है। और आज देखिए हमें और भी बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, जिसको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो द के जो बेसिक रूल्स जो है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले कहीं ना कहीं पढ़े कि समंदर, ओशन के नाम के साथ द का यूज़ होगा, या सी के नाम के साथ द का यूज़ होगा, ट्रेन के नाम के साथ, शिप के नाम के साथ, एरोप्लेन के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ। लेकिन वहीं पर अब हमारे पास जो है कुछ नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें आती है, और उनको जो है हम दिमाग में रखते हुए काम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने बात की कि ओशन जो है, जितने भी हमारे पास महासागर है, उनके नाम के साथ हमेशा द आएगा। लेकिन जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है, जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है, उन सब के साथ साथ जितने भी महाद्वीप है, उनके साथ आप कभी भी ए एन द का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो पूरी तरह से क्या है, गलत माना जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही आसान सा पॉइंट है कि किसी भी हमारे पास जो है कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के नाम के साथ आप कभी भी और कभी भी आर्टिकल का यूज़ ना करें। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कहीं की भूगोल की, तो उसमें हमने बात की महासागर की, हमने बात की सागर की, द आएगा। हमने बात की नदी की, तो द आएगा। एक्सक्यूज मी। वहीं पे हमने बात की महाद्वीप की, तो द नहीं आएगा, ए और एन भी नहीं आएगा। लेकिन महाद्वीप से थोड़ा सा और इंटीरियर में अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कंट्री। तो कंट्री के जितने भी नाम हैं उनके साथ द नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने बोला कि द इंडिया, तो पूरी तरह से क्या है, गलत है। ए और एन का यूज भी नहीं कर सकते आप। यानी आपको पहला पॉइंट दिमाग में बैठाना है कि जनरली हम कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। कोई भी कंट्री हो, जैसे हमने लिखा श्रीलंका, तो आप ए एन द का यूज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे आप ध्यान दें कि अगर किसी भी कंट्री के नाम से पहले अगर रिपब्लिक ऑफ या फिर यूनियन ऑफ लिखा हुआ है, तो उससे पहले द का यूज जरूर करें। किससे पहले, यूनियन ऑफ या रिपब्लिक ऑफ से पहले जो है आप द का यूज करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि द यूनियन ऑफ इंडिया, तो देखिए हमने इंडिया के साथ नहीं लगाया है, द यूनियन ऑफ, तो यूनियन ऑफ से पहले लगाया। तो ऐसा कोई भी कंट्री जिससे पहले रिपब्लिक ऑफ या यूनियन ऑफ लिखा हुआ है, तो आप उससे पहले किसका प्रयोग करें, द का प्रयोग करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन वहीं पे हमें इसमें भी कुछ एडवांस लेवल पे जाना है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नाम या तो प्लूरल यानी बहुवचन जैसे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके साथ हमेशा और हमेशा किसका यूज करते हैं, हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कंट्रीज कुछ आते हैं जो जिनको आप कह सकते हैं अपवाद। तो मैं बहुत ही जीरो से वापस आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन वहीं पे हमारे पास जब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ कंट्रीज है जैसे द यूके, या आप यूनाइटेड किंगडम भी लिख लेंगे तो भी द लगेगा। द यूएसए, द लगाना पड़ेगा आपको। द बहामास, द गाम्बिया, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
तो चाहे आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखिए, चाहे आप यूएई लिखिए, आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। एक और कंट्री जो था अब नहीं है, उसका विघटन हो गया है, और वो है यूएसएसआर। तो कहीं पे भी अभी यूएसएसआर तो नहीं है, अब सब कंट्रीज अलग हो गए हैं। तो यूएसएसआर से पहले भी हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। नीदरलैंड्स से पहले भी हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। उसी तरह से हम बात करें फिलीपींस, तो फिलीपींस से पहले भी आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। तो इन कहीं के कंट्रीज के नाम को आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल सा है। तो कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन दो कंडीशंस हमने बात की। पहला क्या कि रिपब्लिक ऑफ या यूनियन ऑफ आया है तो उससे पहले द लगाइए, और दूसरा कि इन कंट्रीज के नाम अगर कहीं आए हैं तो उनके साथ द का यूज होगा। और उसी में अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए और नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो आसान है, सिंपल है। तो ध्यान रखें इन कंट्रीज के नाम, राइट। वहीं पे अगर इसमें हम नेक्स्ट स्टेप पे जो है कहीं कहीं अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत ही सिंपल सा जो है कहीं कहीं कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और वो हमारे पास है कि स्टेट या प्रोविंस जिसको हम कहते हैं, उसके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। जैसे हमने बोला द राजस्थान या अ राजस्थान, तो वो जो है कहीं कहीं नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से क्या है? गलत है। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, और वो हमारे पास क्या है? पंजाब। पंजाब के साथ आप द का यूज करें, और ये हमेशा जो है सही माना जाता है। पीपल से इट्स अ शेयर्ड टेरिटरी, इसलिए तो ये आपको सिर्फ सिंपल सा दिमाग में रखना है, किसी भी राज्य के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन पंजाब के नाम के साथ लगता है। तो देखिए हमने शुरुआत की थी महासागर, तो द लगेगा, सागर तो द लगेगा, ओशन यानी द लगेगा, सी तो द लगेगा। लेकिन वहीं पे हमारे पास जो है अगर किसी भी तरह के महाद्वीप का नाम आता है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। वहीं पे हमारे पास किसी कंट्री का नाम आता है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कंट्रीज के नाम के साथ लगेगा, जैसे यूके, यूएसए, यूएसएसआर, यूएई, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, गाम्बिया, या फिर हमने लिखा बहामास। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके नाम के साथ हमेशा द आता है। फिर हमारे पास आ गया कि किसी भी राज्य के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन पंजाब के साथ करें। तो देखिए ये कहीं न कहीं हमारे बेसिक रूल से कुछ नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास कुछ रूल्स आए जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और बस आपको आसान नज़रों से देखना है, और कहीं न कहीं अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो उसमें अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी कॉन्टिनेंट का नाम आएगा आपको द नहीं दिखाई देगा, कंट्री का नाम आएगा द नहीं दिखाई देगा। जो कंट्रीज हमने लिखे हैं उनका नाम दिखेगा तो आपको द दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखें कि देखिए इसमें एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यूएसए जो है हमारे पास देखिए यूएसए के साथ द लगेगा, लेकिन अमेरिका के साथ द नहीं लगेगा। ये चीज भी ध्यान रखें, ये थोड़ा सा दिमाग में रहता है क्योंकि यूएसए को अमेरिका, अमेरिका को यूएसए बोलते हैं। सिंपल से लॉजिक है, तो ये प्लीज और प्लीज आप दिमाग में रखें। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था जो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब जो है हम जाते हैं एक लेवल और आगे, और यहां पर हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। और यहां पर अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो देखिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शंस का मतलब है कि ऐसे शब्द जो दिशा को बताते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपने देखा होगा कि किधर जाना है, कि दाएं जाना है, बाएं जाना है, तो ये भी क्या है? दिशाओं के नाम है। तो राइट और लेफ्ट,
तो ये जो हमारे पास डायरेक्शंस के नाम है उसमें से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे और भी डायरेक्शंस के नाम निकाले जा सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे साउथ ईस्ट, जैसे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये भी ऑब्वियसली डायरेक्शंस के हमारे पास नाम है। तो देखिए डायरेक्शंस के नाम के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, चाहे वो कोई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ही क्यों ना बताए, किसी भौगोलिक स्थिति को भी बता सकता है। तो हमने बोला ये क्या चीज होती है, तो हमने बोला कि द वेस्ट इज वेरी मटेरियलिस्टिक, तो द वेस्ट इज वेरी मटेरियलिस्टिक। तो यहां पर द वेस्ट जो हमारे पास है, द वेस्ट का मतलब होता है इस भूगोल जो हमारे पास ग्लोब है उसमें जो, या जो नक्शा आप वर्ल्ड का देखेंगे उसमें जो पश्चिमी देश है उनकी बात चल रही है कि जो पश्चिमी जो संस्कृति है या पाश्चात्य देश जो है वो क्या है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी है। जैसे हमने बोला कि द ईस्ट इज वेरी स्पिरिचुअल। तो यहां पर हम नक्शे के अंदर ईस्ट वाला जो पार्ट है, जैसे इंडिया, म्यांमार, ये जो भूटान, ये बहुत सारे जो हमारे कंट्रीज है, तो ये जो है कहीं ना कहीं भौतिकवादी नहीं है, ये क्या है, बहुत ही आध्यात्मिक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि डायरेक्शन का नाम सिर्फ डायरेक्शन के साथ ही नहीं, उसके अलावा किसी भौगोलिक डायरेक्शन यानी भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी अगर इंडिकेट करता है तो आप हमेशा और हमेशा उसके साथ किसका यूज करेंगे, द का। जैसे हमने बोला कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। हमने बोला हिज शॉप इज ऑन द लेफ्ट या ऑन द राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, आपको एक इंसान है, उनकी दुकान पता करनी है, तो आपने रास्ते में से किसी से पूछा कि उनकी दुकान कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि उनकी दुकान बाएं हाथ को है, लेफ्ट साइड में है, तो हिज शॉप इज ऑन द लेफ्ट, है ना। उसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप जो है कहीं कहीं किसी कैब में जा रहे हैं या किसी ऑटो में जा रहे हैं और आपको एक जगह रुकना है, तो कैब वाले या ऑटो वाले भाई साहब ने आपसे पूछा कि कहाँ रुकना है, तो आपने बोला ऑन द राइट। तो ऑन द राइट यानी दाएं तरफ रुकिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, द का यूज किया है। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें फिर हमारे पास एक एडवांस लेवल पे एक और चीज आ जाती है, और हमारे पास जो है एक एडवांस लेवल पे ये चीज आ जाती है कि आपने बहुत सारी जगह रोड के साइड में हरे कलर के बोर्ड देखे होंगे जहां बहुत सारी जगह लिखा होता है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। तो वहां तो ये थोड़ा ना लिखा होता कि टर्न द राइट, टर्न द लेफ्ट। तो वहां पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। हमने बोला कि देखिए इसी से कंपेयर करते हैं, ही इज गोइंग साउथ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने बोला द साउथ, तो यहां पर द का यूज जो है गलत है। हमने बोला ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि कोई भी सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के जस्ट बाद में अगर किसी डायरेक्शन का नाम आता है, जैसे टर्न राइट या टर्न लेफ्ट, जैसे हम लिख लिया टर्न लेफ्ट यानी बाय मुड़िए, तो ये क्या है हमारे पास, वर्ब है। तो अगर कोई भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब के जस्ट बाद में अगर किसी डायरेक्शन का नाम आता है, तो आप हमेशा दिमाग में रखें इन डायरेक्शंस के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नहीं होता है और कभी नहीं होता है।
ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूं जिसको भी दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारे पास जो है कहीं न कहीं वर्ड है नॉर्थ कोरिया। अब जो नॉर्थ कोरिया है उसमें नॉर्थ के साथ आप जो है कहीं न कहीं यहां पर द नहीं लगा सकते, द नहीं लगा सकते क्योंकि ये कंट्री का नाम है, जैसे साउथ सूडान है ना। तो आप जो है ये चीज भी ध्यान रखें कि अगर किसी कंट्री के नाम के अंदर डायरेक्शन आ रहा है तो आप वहां पर गलती से भी द ना लगाएं, क्योंकि वो एक कंट्री का नाम है, डायरेक्शन का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास पॉइंट्स आते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड, जो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं वापस से आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट डायरेक्शन के नाम जो है वो दिमाग में रखें। दूसरा पॉइंट कि इनसे 4 नए डायरेक्शंस और बनाए जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो सामान्यतः इनके साथ द का प्रयोग होता है, हमेशा होता है, दिशा को बताने के लिए। वहीं पे हमारे पास जो है अगर इन में से किसी भी डायरेक्शन का नाम जो है वो मेन वर्ब के जस्ट बाद में आता है तो आप उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल है। उसी के साथ हमारे पास ये भी दिमाग में रखें कि किसी कंट्री के नाम के साथ अगर कोई डायरेक्शन का नाम दे रखा है तो ध्यान रखें वो एक कंट्री का नाम है, उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। आसान है, ये बहुत ही सिंपल है। चलिए, तो उसमें ही जो है कहीं न कहीं आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है उनको कहीं न कहीं देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा और इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास आता है इन्वेंशंस का नाम। जितनी भी खोज हुई है, जितनी भी चीजों की खोज हुई है, अगर उनका नाम कहीं मेंशन किया गया है तो हम द का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला J.L. Baird invented the television। या हमने बोला कि द टेलीविजन was invented by J.L. Baird। तो यहां पर आप देखेंगे कि टेलीविजन जो है वो एक इन्वेंशन का नाम है, तो हमने किसका यूज किया, द का यूज किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि जी मार्कोनी invented the radio। ये हमने बोला कि the radio was invented by G मार्कोनी। तो ये क्या है, हमारे पास एक इन्वेंशन का नाम है, और इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन हो उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, द का। तो देखिए अभी इसी पॉइंट को आगे की तरफ हम ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी इन्वेंशन का नाम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह हुआ है, या किसी भी इन्वेंशन का प्रयोग किसी वाक्य में आप करना चाहते हैं या कहीं हुआ है, किसकी तरह, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह, तो हमने बोला एक इन्वेंशन का नाम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह कैसे प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिए कैसा है। हमने लिखा आई बॉट 1 टीवी। अब देखिए टेलीविजन को हम टीवी भी लिख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। या हमने बोला कि शी हैज 1 रेडियो। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हुआ है, यानी एक के संदर्भ में, यानी वन के संदर्भ में हुआ है। यानी उस मैंने एक टीवी खरीदा था, मतलब कि 2 3 4 नहीं खरीदे थे। उसके पास एक रेडियो यानी एक से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस जगह इस इन्वेंशन का नाम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक के संदर्भ में हुआ है। इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं है, कितना है, एक ही है, यानी वन के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। और इस संदर्भ में जो है आप वन टीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, अ टीवी, या फिर वन रेडियो की जगह क्या लिख सकते हैं, अ रेडियो। तो हम यहाँ पर ये बात ये नहीं कह रहे हैं कि वन टीवी या वन रेडियो लिखना गलत है। हमने बोला नहीं, गलत नहीं है, डोंट वरी। हमारी बात ये चल रही है कि आप इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसमें जो है कहीं ना कहीं वन की जगह ए का यूज़ कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इन्वेंशन का नाम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होना है। तो ये सेकेंड पॉइंट हमारे पास था, लेकिन इसी में एक और थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास आता है, जिसको मैं यहाँ पर जो है आपके लिए लिखने जा रहा हूँ और उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, अपवाद कह सकते हैं। हमने बोला ही इज वॉचिंग टीवी या टेलीविजन। तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास पॉइंट है कि अगर मैं यहां लिखूं कि ही इज वॉचिंग द टीवी या टेलीविजन, तो इसमें द जो है वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। या फिर हमने बोला कि आई सॉ हिम ऑन, एक्सक्यूज मी, तो आई सॉ हिम ऑन द टीवी या टेलीविजन, कुछ भी लिखे तो उसमें भी द गलत माना जाएगा। तो यहां पे एक और एडवांस लेवल पे हमारे पास पॉइंट ये आता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर वॉच या ऑन के बाद अगर टीवी, जिसको आप टेलीविजन भी लिख सकते हैं, तो उससे पहले ए एंड द अगर कुछ आया है तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट हमारे पास है, आसान सा हमारे पास पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स आप दिमाग में रखें। मैं वापस से आपके लिए दोहराता हूं कि इन्वेंशंस के नाम के साथ द लगता है, पहला पॉइंट है। किसी भी इन्वेंशन का नाम का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंदर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संदर्भ में हुआ है तो आप हमेशा याद रखें कि उसके साथ ए या एन का प्रयोग होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब यहां है वन के संदर्भ में हुआ है। सेम नेक्स्ट लेवल पे भी आप दिमाग में रखें कि अगर हमारे पास किसी भी कन्वेंशन का नाम, और स्पेशली यहाँ पे बात करें हम टीवी की, उसका प्रयोग अगर कोई भी सेंटेंस में वॉच यानी वॉच की कोई भी फॉर्म, वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग, या फिर ऑन के बाद हुआ है तो आप उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हम इन चीजों को रटने की कोशिश करते हैं तो हमेशा मारे जाते हैं, यू नो। हमें बहुत ही स्ट्रांग रहना है। तो इसके लिए क्या है कि अपने आसपास कहीं होर्डिंग देख रहे हैं आप टीवी के, या फिर इस तरह की चीजें जो आप इस चीज को जो पढ़ रहे हैं वो कहीं की कनेक्ट करते रहिए अपने कहीं की अपने आसपास की लाइफ से। अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम मे भी रटना शुरू कर देंगे। और आपको पता है कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर रट्टू तोतों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़रूरत है जिसके लिए ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक दिमाग में ख्याल भी है कि इनको आराम से सीखा जा सकता है, राइट। चलिए इसी में जो है हम और आगे की तरफ मैं आपको बढ़ाता हूँ और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके साथ जो है आप द का प्रयोग करें। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही इज प्लेइंग द गिटार। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है जैसे गिटार,
हमने बोला कि द फ्लूट, बांसुरी, इज एन इंटरेस्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वही हमारे पास कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम के साथ आप किसका प्रयोग करें, द का। बहुत ही आसान है। लेकिन अगर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम कोई भी सेंटेंस में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यहां पर हमारे पास मतलब है कि जैसे उसने एक गिटार खरीदा था, तो हमने बोला ही बॉट अ गिटार। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं वन गिटार के संदर्भ में, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक बांसुरी है, तो आई हैव वन फ्लूट की जगह हमने क्या लिख लिया, अ फ्लूट। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। और वापस से मैं आपको उसको दोहरा देता हूं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस नाम के साथ आप हमेशा किसका यूज करें, द का। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वन के संदर्भ में आया है, तो उस कंडीशन में आप उसके साथ ए या एन का प्रयोग करें। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको सेंटेंस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और वो बहुत ही आसान है ना। तो ये हमारे पास बात थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। अब हम जाते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। तो देखिए इसी तरह के छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, यू नो। आप सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना शुरू कर देते तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और इंग्लिश में आपको बताता हूँ बहुत ही आसान है, राइट। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम निकाल के लेके आएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनैलिटी की। इसके बारे में जो है बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, और नेशनैलिटी को देखिए अभी अलग चीज से जोड़ेंगे हम ना। नेशनैलिटी का मतलब यहां पर हमारे पास हो गया कि किसी भी देश के रहने वाले सारे लोगों को अगर हमें दर्शाना है, जैसे हमने बोला कि द इंडियंस आर वेरी शाय। तो द इंडियंस का मतलब यहां पर देखिएगा, इसका मतलब है इंडिया के रहने वाले लोग। हमने बोला कि द जर्मन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो द जर्मन्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहां पे द जर्मन्स का मतलब है जर्मनी के रहने वाले सारे लोग। तो भाई किसी भी कंट्री के रहने वाले सारे लोगों की नागरिकता को अगर दर्शाना है तो आप हमेशा किसका यूज करते हैं, द का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला द इंग्लिश आर वेरी पंक्चुअल। तो यहां पे देखिए द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लैंड के रहने वाले सारे लोग। इंग्लिश एक भाषा भी है, लेकिन यहां पे द इंग्लिश का मतलब हो गया इंग्लैंड के रहने वाले सारे लोग। तो आपको जो है यहां पर अभी इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे और इंटरकनेक्टेड होएगा ये पॉइंट, लेकिन इसको दिमाग में रखना है कि किसी भी कंट्री के रहने वाले सारे लोगों को अगर दर्शाना है, उनकी राष्ट्रीयता को दर्शाना है, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। तो इसी में मैं आपको जो है एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं और इसे कनेक्ट करेंगे। देखिए जहां पे भी हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज की। तो देखिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के नाम के साथ हम कभी भी और कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर किया गया है तो पूरी तरह से क्या है, गलत है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप कोई भी लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें, ये पहला पॉइंट है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। हमने बोला कि यहां पर जो है हमारी बात हुई जैसे कि द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। तो देखिए अभी हमारी बात क्या हुई थी कि द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड के रहने वाले सारे लोग, और इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी। तो अगर हमें बोलूं कि द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि अंग्रेज बोलते हैं, नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजों द्वारा बोली जाती है। इट मीन्स हियर यू सी, ये लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसको शो कर रहा है, नेशनैलिटी को। इसका मतलब बहुत सिंपल सा हो गया कि यहां पर जो ये द का यूज है वो पूरी तरह से क्या है, गलत है। तो यहां पर इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज है, और यहां पर इसका मतलब क्या है, नेशनैलिटी है, कि अंग्रेजी अंग्रेजों द्वारा बोली जाती है। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल था जिसको मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। तो इसमें एक और पॉइंट आएगा जो बहुत ही आसान होगा, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि देखिए जब भी राष्ट्रीयता को बताने वाले शब्द हमारे सामने होते हैं तो हम उनके साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सॉरी, माफ करिए, राष्ट्रीयता को बताने वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ हमेशा किसका यूज होगा, द का। लेकिन जब हम लैंग्वेज का नाम जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज को दिमाग में रखने की जरूरत है कि अगर कोई भी सेंटेंस में या कोई भी जगह पर अगर किसी लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड आ गया तो आपको द लगाना ही पड़ेगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरीके से लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने द इंग्लिश लैंग्वेज में द का यूज किया, और ये पूरी तरह से क्या है, सही है। तो बहुत ही सिंपल सा, वापस समझिए, अगर मैं लिखता हूं कि हिंदी, तो द नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे हमने बोल दिया कि हिंदी लैंग्वेज, तो वहां पर आपको जो है द लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपके सामने था कि लैंग्वेज के नाम के साथ द नहीं लगता, लेकिन लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड अगर आया है तो द लगेगा। और नेशनैलिटी यानी किसी देश के रहने वाले सारे लोगों की अगर बात चल रही है तो उस जगह भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आसान है, सिंपल है, बहुत ही आसान, राइट। तो ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है हम कवर करते हुए चलते हैं, और आर्टिकल द को हम और भी आगे की तरफ ले जाते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट आ रहा है वो बहुत ही सिंपल सा है, और वो हमारे पास ये है कि देखिए नंबर्स जो है अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास है कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स को हम कार्डिनल्स बोल सकते हैं और ऑर्डिनल नंबर को हम ऑर्डिनल्स बोल सकते हैं। अब हमारे पास जो है कहीं कहीं जो कार्डिनल नंबर्स है और ऑर्डिनल नंबर्स है उनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे पास कार्डिनल नंबर्स जो है वो आते हैं कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड। वहीं पे हमारे पास जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे 1 1 2 2। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कहना है ये है कि जितने भी हमारे पास ये जो नंबर्स है उनकी बात नहीं करेंगे हम इनकी। तो इनका यूज अगर किसी सेंटेंस में हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10th, 11th, 12th की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? TWELFTH।
तो इनका यूज अगर कोई भी सेंटेंस में हुआ है तो आप हमेशा उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि ही इज फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड मी yesterday। माफ कीजिए, तो हमने बोला कि he was the first person who called me yesterday। तो यहां पे फर्स्ट क्या है, एक कार्डिनल नंबर है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट नहीं, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट। तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कार्डिनल नंबर्स आएंगे तो आप उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा फंडा है ये। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास था जिसको हमने सीखा। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में देखिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के ही क्वेश्चंस बनाते हैं। तो बहुत बार क्या करते हैं, हम एक को छोड़ देते हैं, एक को पढ़ते हैं, या फिर वो सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको एक भार की तरह नहीं पढ़ सकते। उसको हमें पढ़ने के लिए अपने दिमाग को सबसे पहले समझाना होता है कि मेरे पास, दिमाग के पास हमारी इतनी कैपेसिटी है कि वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है। ये क्या चीज़ है ना। चलिए वहीं पे जो है मैं आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाता हूँ, और द के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जितनी भी क्या कह सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस है या बिल्डिंग्स कह सकते हैं, उनके नाम के साथ द का प्रयोग होता है इन जनरल। जैसे हमने बोला द रेड फोर्ट, तो कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनके नाम के साथ, जिसको हम ऐतिहासिक इमारत कहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करें, द का। कोई भी ले लीजिएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला दिल्ली फोर्ट, तो वहां पर आप जो है द का प्रयोग नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से क्या है, गलत माना जाएगा। उसका रीजन है ना, उसी तरह से उसका रीजन हमारे पास ये है। जैसे इसमें आप एयरपोर्ट भी शामिल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्यों नहीं कर सकते, उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे हमने बोला कि हीथ्रो एयरपोर्ट, तो द लगा दिया हमने। लेकिन जैसे ही हमने बोला लंदन एयरपोर्ट, तो आप द नहीं लगा सकते। तो हमने बोला रीजन क्या है, रीजन तो बताइए। तो हमने बोला किसी भी ऐतिहासिक इमारत या एयरपोर्ट के नाम के साथ हमेशा द लगता है। लेकिन अगर किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या एयरपोर्ट का जो नाम है, उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो अगर एक प्रॉपर नाउन है, तो हमने देखिए नाउन में पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन यानी एक ऐसी नाउन जो किसी व्यक्ति विशेष का या व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम बताती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने बोला लड़का, तो कॉमन नाउन है। लेकिन हमने बोला विशाल, तो प्रॉपर नाउन है। हमने बोला सिटी, तो कॉमन नाउन है। लेकिन दिल्ली, लंदन, तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखें आप कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत या एयरपोर्ट के नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी इमारत या एयरपोर्ट के नाम का पहला ही जो अक्षर है, पहला जो वर्ड है, वो अगर एक प्रॉपर नाउन है, तो आप उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखें। सिंपल है, आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास था, इससे थोड़ा सा और जो है हम कहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल द के और इंटरेस्टिंग से यूजेस क्या है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा यूज है। अपन एग्जाम्पल के तहत अपने से कनेक्ट करके सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में शादी है, शादी के कार्ड भेजते हैं, गुप्ता जी सपरिवार ऐसे लिखते हैं।
अब जब शादी का सिचुएशन होती है, जब शादी होती है ना, बहुत ही जंजाल होते रहते हैं इधर उधर सब, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मज़े होते हैं उसमें, और दूसरों की शादी में जाने में ही मज़ा आता है, राइट। तो वहाँ पर जो है हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि एक इंसान ऐसा होता है जिसकी घर में ये ड्यूटी होती है, कोई भी मेहमान आए तो घर वालों को बता दे कि कौन आया है, भले घर वाले पिताजी माताजी कहीं पे भी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि शादी का घर है तो ऑब्वियसली इतना सारा काम होता है, सबसे मिल नहीं सकते। तो ऐसा होगा क्या, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे गुप्ता जी की फैमिली आई, 5 है उसमें लोग, माता पिता, गुप्ता जी की वाइफ और 3 बच्चे, चुन्नू मुन्नू टुन्नू। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है, तो बच्चा आके ये बोलेगा पापा मम्मी गुप्ता जी के वाइफ और चुन्नू मुन्नू टुन्नू सब आए। नहीं नहीं, आप क्या बोलेंगे, गुप्ता जी सपरिवार आए, है ना, शॉर्ट में रखने के लिए। उसी तरह से इंग्लिश में भी ये कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी पूरे परिवार या पूरे खानदान को एक साथ शो करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि उस खानदान का जो सरनेम है वो उसके साथ एस लगाते ही लगाते हैं। तो हमने लिखा प्लूरल सरनेम, और उसके साथ हमेशा द लगाते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि पूरे खानदान की बात चल रही है। तो जैसे ही हमने लिखा द गुप्तास हैव अराइव्ड, नहीं, पूरा गुप्ता खानदान या पूरा गुप्ता परिवार जो है वो क्या है, पहुंच चुका है। तो मैं वापस से बता रहा हूं, फिर हम एग्जांपल और देखते हैं कि किसी भी खानदान या पूरी फैमिली को अगर आपको डिनोट करना हो, दर्शाना हो, तो आप उस फैमिली का सरनेम के साथ क्या लगाइए, एस, और उसके साथ क्या लगाना है, द। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो पूरा खानदान या वो पूरा परिवार। आप एस हटा नहीं सकते तो भी गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं द गुप्ता तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर मैं लिखूं द गुप्ताज एपोस्ट्रोफ एस तो भी क्या होगा, गलत होगा। या सिर्फ लिखूं गुप्ताज तो भी क्या होगा, गलत होगा। मतलब कि आपको यही एक्सप्रेशन जो है वो कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा, जो बहुत सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द मुगल्स, द मुगल्स यानी पूरा मुगल खानदान। जैसे हमने बोला द गांधीज, तो पूरा गांधी परिवार, जिसमें मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, वो गांधी नहीं, वो नेहरू से। हम तो बात करें मोहनदास करमचंद गांधी वाली फैमिली। तो व्हाटएवर, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि कोई भी हमारे पास पूरे परिवार या खानदान को शो करना है तो आप जो है उसके प्लूरल सरनेम के साथ किसका प्रयोग करें, द का प्रयोग करें। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब हमारे पास द के और भी इंपॉर्टेंट यूजेस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का, और नेक्स्ट क्लास में जो है इससे भी एडवांस लेवल पे हम जाएंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हम कहीं के देखेंगे। और हमारा मेन मकसद क्या है, इन चीज़ों को सीखना और एग्जाम में अप्लाई करना और एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।